और सत्ता की अगली खबर एक हाई वोल्टेज विरोध प्रदर्शन वाले वीडियो से शुरू करते हैं। ये महज एक वीडियो नहीं बल्कि पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में परिवर्तन के वो संकेत हैं जो आज पाकिस्तान के हुक्मरानों को सोने नहीं देंगे, क्योंकि पीओके में अब पानी सिर से ऊपर आ चुका है। एक्टिविस्ट और पीओके में मानवाधिकार की बात करने वाले शब्बीर चौधरी ने दावा किया है कि पीओके में नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। मुजफ्फराबाद में ये नारे लगाए जा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहो कि हमें आजादी दिलाएं, हमारी आत्माओं को बचाएं, हम भूख से मर रहे हैं, कृपया यहां आएं और हमारी मदद करें। ये तस्वीर सिर्फ पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो जमीन के हालात हैं वही नहीं है। हम आपको एक बार वो तस्वीर दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये सिर्फ पाकिस्तान की सेना के जुल्म को ही बयान नहीं कर रही हैं, बल्कि ये भी बता रही हैं कि पीओके में अब पाकिस्तान के खिलाफ नई क्रांति का आगाज हो चुका है। पीओके के लोगों को पाकिस्तान से तुरंत छुटकारा चाहिए। पीओके में पिछले कई दिनों से जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। महंगाई, बिजली संकट से परेशान लोग अब नारेबाजी कर रहे हैं। पीओके की परेशानियों का कोई समाधान नहीं है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमने पीओके का एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया है ताकि आपको पीओके की पूरी पिक्चर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। विश्व बैंक के अनुसार इस समय पीओके में 58% लोग भयानक गरीबी से जूझ रहे हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही साक्षरता दर कम है, लेकिन पीओके में तो ये मात्र 42% ही है। पीओके का रोड नेटवर्क खराब है, बिजली और पानी की किल्लत है। यहाँ बेरोजगारी दर 25% के आसपास है। महंगाई आसमान छू रही है। अगस्त में महंगाई दर 27.5% थी। खाने की चीजों के दाम 38.5% बढ़ चुके हैं। ईंधन के दाम 32.5% बढ़े हैं और बिजली के दाम भी 15% बढ़ चुके हैं। बिजली कटौती पीओके की बड़ी समस्या है। पीओके के कई इलाके तो 18 घंटे तक बिजली कटौती को झेल रहे हैं। अंधेरे में डूबे इलाकों में बैठे हैरान परेशान लोग अब सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं। वो सड़कों पर, मीडिया पर, इंटरनेट पर हर जगह विरोध की आवाज उठा रहे हैं और उनके बीच चर्चाएं चल रही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई लीडर उनके पास होता तो उनकी ये हालत नहीं होती। कई लोग तो पीएम मोदी से मदद की अपील कर रहे हैं कि भारत उनके दुखों का अंत करे और पाकिस्तान के अवैध कब्जे से उन्हें आजाद करवा दे। कूटनीति की दुनिया में चीजें इस तरह नहीं होती, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि जन भावना प्रबल हो तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। वैसे भी पीओके को लेकर भारत का एजेंडा एकदम क्लियर रहा है। अलग अलग मंच और मौकों पर पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक पीओके का जिक्र किया है उन्होंने, जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? हमें दुनिया के बराबरी करना। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चले। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का।
तो पाकिस्तान के सामने कूटनीतिक मुसीबतों की एक पूरी की पूरी वेब सीरीज है जिसके कई एपिसोड हैं और हर एपिसोड में पाकिस्तान के लिए बर्बादी और भारत के लिए उज्जवल भविष्य का संकेत है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के मंच पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो मिले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से, और जब उन्होंने हाथ मिलाया तो उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों का हाथ थाम लिया। यह अपने आप में एक बड़ा कूटनीतिक संदेश था। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस के बीच जो केमिस्ट्री है उसका असर दुनिया के बड़े मंचों पर भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो चुका है। सम्मेलन में शामिल नेता वापस लौट चुके हैं, लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आज दिल्ली में रहे और द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। वो 100 बिजनेसमैन और 7 मंत्रियों के डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें एनर्जी सेक्टर और चीन के BRI के जवाब में कॉरिडोर बनाने के प्लान जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। पीएम मोदी ने खाड़ी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर विशेष तौर पर जोर दिया और इसमें सऊदी अरब पर उनका फोकस रहा। वो 2016 और 2019 में सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं, कई समझौते कर चुके हैं। इस्लामिक देशों पर सऊदी अरब का बड़ा प्रभाव है। इसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान को किनारे करने का प्लान अब असर दिखा रहा है। 2019 में भारत यात्रा के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का यह दूसरा दौरा है। सऊदी प्रिंस के पास पाकिस्तान के लिए समय नहीं है। हाल ही में उनका इस्लामाबाद यात्रा रद्द हुई थी। ऐसे में पाकिस्तान के कई लोग अपनी ही हुकूमत का मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि भारत के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के पास टाइम ही टाइम। तो ना पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक है, ना राजनीतिक स्थिति, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं के दिमाग में अपने देश से ज्यादा भारत का नाम बसा हुआ है। G20 के जिस आयोजन की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है वो पाकिस्तान के लिए कोई खास महत्व की बात नहीं है। दरअसल पाकिस्तान छिप छिप कर भारत की तारीफों से भरी खबरें पढ़ रहा है, G20 के शानदार वीडियोस देख रहा है और ईर्ष्या के कारण उसका बुरा हाल है। हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों का सुख चैन सब छीन लिया। तो पीएम मोदी का G20 वाला वीडियो एल्बम आपने देख लिया। अब पाकिस्तान का दर्द देखते हैं जिसे पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव अब्दुल बासित सामने लेकर आए हैं। अब्दुल बासित ने एक ट्वीट किया जिसमें पाकिस्तान की खिसियाहट, बौखलाहट और दर्द सब कुछ सामने आ गया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, पिछले वर्ष ये इंडोनेशिया था, इस वर्ष भारत, अगले वर्ष ब्राजील होगा। भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में क्या खास है? जरूरत से ज्यादा प्रचार है। यहां तक कि G20 भी आने वाले वर्षों में अपनी प्रासंगिकता खो देगा। भारत को खाड़ी और यूरोप से जोड़ने वाले प्रस्तावित गलियारे दिन में देखे जाने वाले सपने ही रहेंगे। वैसे तो पाकिस्तानी नेताओं और वहां की सेना ने अपने देश को दुनिया में एक अप्रासंगिक देश बना दिया है जिसकी जरूरत आतंकवादियों से ज्यादा किसी को नहीं है। ऐसे में वहां के नेताओं की बात को बहुत गंभीरता से लेने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी वो हमारा पड़ोसी है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसे समय समय पर ज्ञान की डोज दी जाए। इसलिए हम पाकिस्तान से कहना चाहते हैं कि आप ना G20 के सदस्य हैं और ना आपकी ऐसी स्थिति है कि आप भविष्य में इसके सदस्य बन पाएंगे। तो G20 अपनी प्रासंगिकता खो देगा या नहीं खोएगा, इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात, G20 में एक साथ 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 9 विशेष आमंत्रित देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख शामिल हुए थे। इतने बड़े बड़े नेताओं की मेजबानी ना पाकिस्तान ने कभी की है और ऐसा लगता भी नहीं कि वो कभी कर पाएगा।
तो भारत की मेजबानी के बारे में निचले स्तर की बात करके उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तीसरी बात यह कि अब्दुल बासित को खुद से पूछना चाहिए कि आखिरी बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति कब पाकिस्तान आए थे। वो वर्ष 2006 था, जब सिर्फ 24 घंटे के लिए जॉर्ज बुश पाकिस्तान गए थे, जबकि वर्ष 2000 से हर अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आते हैं। बराक ओबामा तो 2-2 बार भारत आ चुके हैं। और चौथी बात, G20 कितना बड़ा आयोजन है, यह समझना है तो अपने देश की जनता से पूछ लीजिए। वैसे पाकिस्तान G20 का आयोजन तो नहीं कर सकता, लेकिन वो चाहे तो T20 यानी टेररिज्म 20 का आयोजन आधिकारिक रूप से जरूर कर सकता है। वैसे गैर आधिकारिक रूप से तो पाकिस्तान में साल भर आतंकवादियों वाला T20 तो चलता ही रहता है। भारत में हुए G20 में दुनिया के बड़े बड़े नेता आए, लेकिन पाकिस्तान अगर टेररिज्म 20 का आयोजन करे तो उसमें बड़े बड़े कुख्यात आतंकवादी शामिल हो सकते हैं, जैसे हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, जकीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन वगैरह वगैरह। वहां की सरकार का अनुमान है कि पाकिस्तान में कम से कम 8000 आतंकवादी पूरी शान शौकत के साथ अपना काम कर रहे हैं, लोगों का खून बहा रहे हैं। यूं ही नहीं, पाकिस्तान को इस वजह से आतंकिस्तान कहा जाता है। भारत में G20 में तालियों से स्वागत हुआ था, पाकिस्तान ने टेररिज्म 20 किया तो उसमें गोलियों से स्वागत होगा। G20 में कोणार्क चक्र दिखाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के पास दिखाने को आतंकवादियों की AK-47 ही है। G20 में दुनिया के आर्थिक विकास पर चर्चा हुई, लेकिन पाकिस्तान ने टेररिज्म 20 का आयोजन किया तो आतंकवादियों के विकास पर ही चर्चा होगी। यही वजह है कि वहां की जनता का झुकाव भारत की ओर लगातार बढ़ रहा है।